कहना चाहता हूं कि देश की जो इतनी बड़ी उपलब्धि है, उस उपलब्धि जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्राप्त की है कि जब 14-15 में हमारी सरकार ने जाननी शुरू की, एट दैट टाइम ओनली 11 इंस्टीट्यूशंस दोज आर रैंक्ड इन क्यूएस। जो क्यूएस में सिर्फ 11 इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, आज वो 54 तक आ गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और जैसे टाइम्स के बारे में उन्होंने बताया कि टाइम्स में भी हम दूसरी नंबर की देश बन गए हैं अमेरिका के बाद, इतनी सारे रैंकिंग के साथ। और सारे इंडियन इंस्टीट्यूट जो है उसकी रैंकिंग की बढ़ोतरी हो रही है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और दिल्ली आईआईटी सबसे पहला इंस्टीट्यूट के रूप में 123वें स्थान पर भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और दूसरे जो सवाल पे आते हुए मैं जो सदस्य ने पूछा कि इंडिया क्या कर रही है, अभी इंडिया के पास और हमारे देश के पास लगभग 72,218 फॉरेन स्टूडेंट्स है जो 2025 में जो पढ़ रहे हैं, जो 200 डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए हैं, जो भी डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम स्पार्क, ज्ञान और स्टडी इन इंडिया, इन 3 जो मुहिम है, ये मुहिम हमारी सरकार चला रही है, जिसके द्वारा स्पार्क के द्वारा फैकल्टी, रिसर्च स्कॉलर, इसके द्वारा जो दोनों देश और 2 देशों के बीच में रिसर्च स्कॉलर और फैकल्टी साइंटिस्ट का आदान प्रदान रहे, वहां के साइंटिस्ट यहाँ आए। इसके साथ साथ यूजीसी ने बहुत सारे नियम किए हैं, जिस नियम के द्वारा जो बाहर के जो यूनिवर्सिटीज है, दोज यूनिवर्सिटीज कैन होल्ड ए जॉइंट डिग्री, डुअल डिग्री, ट्रेनिंग डिग्री, ऐसे बहुत सारे प्रावधान जो यूजीसी में पहले नहीं था, वो सब लागू किया गया है। इसके साथ साथ भारत के इंस्टीट्यूशंस वो भी है, जैसे आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन विदेश में अपना कैंपस खोल रहे हैं, जैसे जिंजीबार में खोला उन्होंने, आबू धाबी में खोला, तो ऐसे हमारे आईआईटीज भी खोल रहे हैं। इसके द्वारा फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ और भी ज्यादा संबंध बढ़ रहा है और ये परसेप्शन और भी अच्छा होने में आगे आने वाले समय में मौका मिलेगा। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री सतनाम सिंह संधू जी। चेयरमैन साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को टॉप 100 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लाने का एक विजन दिया है, टारगेट रखा है, और सरकार की ओर से प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को उत्साहित करने की वजह से आज दोनों ही क्षेत्र की यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन जो हैं अच्छा काम कर रही हैं। मेरा मंत्री महोदय से सवाल है कि जो यूनिवर्सिटी अच्छी रैंकिंग लेके आ रही हैं देश के लिए, उनको और उत्साह देने के लिए, उनको और मोटिवेट करने के लिए क्या स्पेशल रिसर्च फंडिंग या और कोई उनको स्टेटस ऑटोनॉमीज दी जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय सदस्य को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूशन जो है, वो इस इंस्टीट्यूशन को जो अच्छे रैंकिंग कर रहे हैं उसको और भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस यानी आईओई इसका प्रावधान किया है। और के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो आईओई का प्रोग्राम है 2007 में हमने लॉन्च किया। और इसमें हमने तय किया था कि हम ये स्टेटस जो देंगे आईओई का लगभग 10 इंस्टीट्यूशन को देंगे, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर फिर अभी तक 8 पब्लिक और 4 प्राइवेट यानी टोटल 12, उसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलुरु और बेंगलोर, बीएचयू वाराणसी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और प्राइवेट में अगर बोले तो बिट्स पिलानी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिव नादर यूनिवर्सिटी, इनको दिया गया है। और इसमें हम आईओई का जो तकमा है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देते हैं, लेकिन जो मॉनिटरी बेनिफिट है या फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द पब्लिक यूनिवर्सिटीज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन ओनली। अभी तक हमने इस प्रोग्राम में लगभग 6,198 से भी ज्यादा करोड़ रुपया हमने इसमें प्रावधान अभी तक खर्च किया है। सरकार ने 6,198.99 crore rupees has been given in this scheme.
along with that सर हम जो हमारी जो रिसर्च जो है इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे हमने बहुत जगह पे रिसर्च और इनोवेशन पार्क तैयार करने का काम किया है, जबकि 2024 से पहले आईआईटी मद्रास में 2008 में रिसर्च पार्क हुआ था और उसके बाद उसको देखकर आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी बॉम्बे में रिसर्च पार्क हुआ था। लेकिन 24 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के मार्गदर्शन में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी गांधीनगर में भी रिसर्च पार्क हमने खुला है और सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रिसर्च को और भी बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के द्वारा उसमें हमने लगभग 50,000 करोड़ रुपए की प्रावधान रखी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के द्वारा सारे इंस्टीट्यूशन को, और मैं जब रिसर्च स्कॉलर था और मैं जब रिसर्च कर रहा था और मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ आदमी हूँ, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है सर कि जब हम रिसर्च करने के लिए जाते थे, कोई स्प्रिंगर का जर्नल का पेपर चाहिए तो नहीं मिलता था क्योंकि वो पेड होता था। तो हमारी सरकार ने रिसर्च के लिए ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की व्यवस्था की है, जिसमें लगभग पूरे देश से 6,300 इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं और सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए की 3 कैलेंडर ईयर में प्रावधान किया है, 2025, 2026 और 2027। रिसर्च के लिए बहुत बड़ी एक कदम है और जिसका लाभ मिल रहा है। और हम इनोवेशन इंडेक्स में 81 पोजीशन में थे, वहां से बहुत सामने 38 पोजीशन में हम आ गए हैं। और पूरे 2023 की अगर बात करें तो हम साइंटिफिक पब्लिकेशन में वर्ल्ड में 3rd रैंक करते हैं। यूएसए, चाइना के बाद तीसरा वाला नंबर भारत का है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं टाइम को संक्षिप्त करते हुए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि हर तरीके से रिसर्च और इनोवेशन, उसके साथ साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी जो उनको भी आईओई का तकमा देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। Third supplementary, Dr. Syed Nasir Hussain. Sir, generally, the global ranking is linked to the quality of teachers and faculty in the universities also. I just want to ask the minister if the government is maintaining a database of the subject matter experts among Indian diaspora, because of late we have been hearing of large number of teachers taking up teaching jobs in foreign universities. And does the government think this is largely happening because of the decreasing autonomy and independence of our universities? Thank you, sir. Sabhapati Mohoday, first of all, I would like to state that this question the honorable member asked is not directly associated with the present question, but the recruitment is a continuous process, and being a university faculty member in my personal life, I can say that the recruitment procedure is a continuous procedure, and it is the habit of the faculty members also. They always prefer to move one position to better position. It is very, very much natural. But we have all the record, and we are carrying the recruitment procedure in a drive mode, even as a special drive also. We have carried it previously, and we are also training our teachers by the Madan Mohan Malviya Teachers Training Mission. So I think that as it is a continuous procedure, so government is always keeping in track of this. So, fourth supplementary, Srimati Geeta Alais Chandraprabha ji. मेरा इसमें नहीं था, 32 में था। Dr. Fazlullah Khan.
Sir, my name is Dr. Fauzia Khan. Sorry. It is in running letter, so I couldn't. Sir, the study India's scientific publication in predatory journals, need for regulating quality of Indian science and education, this journal highlights, sir, that a significant share of Indian research papers appear in low quality or predatory journals. The minister just said that we have a lot of publications, but these are low quality journals. These are largely driven by the pressure to publish and weak oversight in academic institutions. Sir, in the view of these findings and the growing volume of low quality research publications, what specific policy measures has the government taken to shift emphasis from publish more to publish better? Sir, I have filed a private member's bill on this long back. In foreign universities, you have a software which identifies plagiarism. But we have no such thing, sir, and that's why one university, whatever research is published, in another university it is just taken, the cover is removed, cut, pasted, and that is submitted in another university. So, sir, I suggest that we have a database of all research in India, of all universities, and we have an AI-driven tool to identify plagiarism so that our research quality improves and we don't get satisfied with low-quality journals, publications in low-quality journals. So will the government accept this suggestion, sir? Honourable Minister. Mr. Chairman, sir, the Honourable Member, Madam Fauzia Khan, has given one suggestion, I think. It is not actually the question, but she is partially right. Some, some journals retracted some papers. You can't say that it is happening now only. It is a, in scientific world, it is a regular, event. But the actual picture is not so gloomy. I would like to cite some examples, some data I would like to share with this esteemed House. The year-on-year increase in the research publication in India, this is considered from Web of Science. So Web of Science, it's a credential, body. It was 8.57% in the year 2001-22, and it increased 10.39% in 2023, and it is continuously increasing. And the compared to global growth, the rate of 3.8 and 4.42 and 1.7 for the same period, and NIRF eligible institution in India showed even higher year-on-year growth at 16.92% and 18.98% and 18.27%. इसके अलावा in a span nearly of a decade, India has made tremendous strides in the Global Innovation Index. No one can, fake this at least. This global index, as I mentioned in my previous answer, the India's position in 2015, it was 81. 81 पर हम थे. Or in 2025, at the Global Innovation Index, we are at the 38th position. So this increase, so you cannot, fake this kind of increase in the, ranking and the improvement in the ranking in the global index. Not only so, if we actually scrutinize the global ranking, even that also, if I can share with this esteemed House, that in some institutes, they are very good rank in respect of per employer publication. If we consider that criteria, this is Indian institution continues to excel in citation per faculty indicator. Citation per faculty indicator is, madam, as Question you are... hour is over.